स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम जो है छत्तीसगढ़ इतिहास को पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में जो है हमने पिछले वीडियो में जो है काकती वंश को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि बस्तर क्षेत्र में अन्नम देव ने जो है काकती वंश की स्थापना की थी, मंदोदा को अपनी राजधानी बनाई थी, दंतेश्वरी मंदिर का स्थापना किया था। साथ में हमने देखा था कि पुरुषोत्तम देव ने को रथपति की उपाधि उड़ीसा के राजा ने दिया था और इन्होंने ही बस्तर में गोचा पर्व और रथ यात्रा की शुरुआत की थी। प्रताप राजदेव के समय गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह ने आक्रमण किया था। जगदीश राजदेव के समय गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने बार बार आक्रमण किया था। इसके अलावा जो राजा था दलपत देव, इस दलपत देव के समय जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मराठाओं का शासन स्थापित हुआ था। यही वो राजा था जिसने राजधानी बस्तर से जगदल को ट्रांसफर किया था और इसके दो बेटे थे, अजमेर सिंह और दरिया देव। बड़ा बेटा दरिया देव था, लेकिन जनता का हितैषी अजमेर सिंह था, इसलिए दरिया देव को राजा न बनाकर अजमेर सिंह को राजा बनाया था किसने? दलपत देव ने। तो हमने यही तक पढ़ा था। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे काकती वंश को समाप्त करेंगे। तो आज का भी हमारा टॉपिक है क्या? काकती वंश। ठीक है, काकती वंश। काकती वंश में उस दलपत देव के बाद उसका बड़ा बेटा दरिया देव था जो जनता को नहीं पसंद था और जनता को पसंद था अजमेर सिंह, इसलिए दलपत देव के बाद राजा बन गया कौन? अजमेर सिंह। और अजमेर सिंह जो है 1774 से लेके 1770 तक क्या रहा? राजा रहा। इस अजमेर सिंह को बस्तर के इतिहास में कहा जाता है क्रांति का मसीहा। क्या कहा जाता है? क्रांति का मसीहा। तो क्रांति का मसीहा किस शासक को कहा जाता है? तो क्रांति का मसीहा कहलाता है कौन? अजमेर सिंह। अब चूंकि दलपत देव के दो बेटे थे, अजमेर सिंह और दरिया देव, और दरिया देव बड़ा था, वो राजा नहीं बन पाया था। जैसे वो मूवी देखे ना बाहुबली, बाहुबली में क्या होता है? भल्लाल देव बड़ा बेटा होता है, लेकिन जनता किसको चाहती है? बाहुबली को, और वो राजा घोषित हो जाता है तो तरह तरह का षड्यंत्र होना चालू हो जाता है। उसी तरह से बड़ा बेटा था दरिया देव, वो राजा नहीं बना तो वो भी अपने छोटे भाई अजमेर सिंह को सत्ता से हटाकर खुद राजा बनना चाहता था। इसलिए दरिया देव जो है षड्यंत्र करने लगा और जब भी भाई भाई के बीच लड़ाई होता है तो जो याद आता है ना, जब भाई भाई के बीच लड़ाई होता है तो याद किसकी आती है? दोस्त की आती है। तो ये दरिया देव भी पहुंच गया अपने दोस्त के पास जो था जयपुर का शासक विक्रमदेव। जयपुर का शासक विक्रमदेव। अब विक्रमदेव से चर्चा किया होगा कि भाई मैं बड़ा हूं, मेरे राजा ने बनाया, वो राजा बन गया, मेरा छोटा भाई अजमेर सिंह राजा बन गया, मैं उसको हटाकर राजा बनना चाहता हूं। तो विक्रमदेव बोला होगा कि हम दोनों मिलकर भी अगर आक्रमण करेंगे तो उस अजमेर सिंह को हम पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अजमेर सिंह के पास पूरा क्या है? सत्ता है, ताकत है ना। तो इसीलिए क्या किया? इस जयपुर के शासक विक्रमदेव के कहने पर इन्होंने सहायता लिया किसका? मराठा का, और मराठाओं के साथ थे कौन? अंग्रेज। तो इस तरह दरिया देव के साथ जयपुर का शासक विक्रमदेव, मराठा और अंग्रेज हो गए। इन चारों ने मिलकर जो है अजमेर सिंह के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अजमेर सिंह जो है पराजित हो गया और पराजित होकर वो चला गया डोगर क्षेत्र। कहां से चला गया? डोगर क्षेत्र में चला गया और डोगर क्षेत्र में जाकर हल्बा जनजातियों को इकट्ठा किया। हल्बा जनजातियों को इकट्ठा किया और हल्बा जनजातियों को इकट्ठा करके वापस जो है इस अजमेर सिंह ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? दरिया देव के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसी आक्रमण में इस अजमेर सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और इस बस्तर क्षेत्र का अगला राजा बन गया कौन? दरिया देव। अगला राजा कौन बन गया? दरिया देव। और इस दरिया देव ने 1777 से लेके 1800 ईस्वी तक शासन किया। 1777 से लेके 1800 ईस्वी तक शासन किया। अब इस दरिया देव को राजा बनाने के लिए जयपुर के शासक विक्रमदेव, मराठा और अंग्रेजों ने सहायता किया था। इसीलिए इस दरिया देव ने इन तीनों के साथ 6 अप्रैल 1778 को कोटपाट की संधि की। इन तीनों के साथ दरिया देव ने क्या किया? कोटपाट की संधि की और इसी कोटपाट की संधि के तहत मराठों को 59,000 टकोली देना स्वीकार किया। टकोली देना स्वीकार किया, यानी अब बस्तर जो है मराठाओं के अधीन हो गया। और मराठा जो है किस पर राज कर रहे थे? छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर राज कर रहे थे। तो यही वो समय था जब जो है बस्तर वो छत्तीसगढ़ के क्या हुआ? अधीन हुआ। तो छत्तीसगढ़ के अधीन हुआ पहली बार कौन? बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अधीन हो गया बस्तर क्षेत्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ पर शासन करने वाले मराठाओं पर 59,000 टकोली भेजेगा बस्तर पर शासन करने वाले कौन? काकती वंश। ठीक है। और इसी दरिया देव के समय 1795 में हुआ था भोपालपट्टनम संघर्ष।
भोपालपट्टनम संघर्ष, भोपालपट्टनम संघर्ष क्लियर है। तो 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष भी किसके समय हुआ था? इसी राजा दरियादेव के समय हुआ था। ठीक, इस राजा दरियादेव के बाद जो है अगला राजा बना इसका बेटा महिपाल देव। इसका बेटा कौन था? महिपाल देव। महिपाल देव ये राजा बन गया और महिपाल देव जो है 1800 से लेके 1842 ईस्वी तक शासन करेगा। 1800 से लेके 1842 ईस्वी तक शासन करेगा। कौन? महिपाल देव। महिपाल देव ने मराठाओं को टपोली देना बंद कर दिया, है ना। कैसे क्यों बंद कर दिया? संधि किसने किया था? पिताजी ने किया था। पिताजी चले गए, उनके साथ संधि चला गया, मैं नहीं देता। ऐसे करके महिपाल देव ने मराठाओं को टपोली देना क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। मराठाओं को टपोली देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो मराठाओं को जब टपोली देना बंद किया तो मराठाओं को आया गुस्सा, टपोली देना बंद, तो मराठाओं को आया क्या? गुस्सा, है ना। तो मराठाओं ने अपने सेनापति किसको भेजा? रामचंद्र बाग को। सेनापति रामचंद्र बाग की जा भैया देख क्या क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। ऐसा करके किसको भेजा? रामचंद्र बाग को भेजा। रामचंद्र बाग ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? इस महिपाल देव के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिसमें महिपाल देव जो है वो क्या हो गया? हार गया। महिपाल देव जो क्या हो गया? हार गया, है ना। और हारने के बाद इसने वापस टपोली देना क्या किया? स्वीकार किया। तो रामचंद्र बाग बोला होगा कि मैं टपोली पहले देता था, चुपचाप भिजवा देता टपोली, मेरे को आना नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को आना पड़ा है ना। तो इसके लिए मैं कुछ तो कुछ लूंगा। तो इसी युद्ध में हारने के बाद जो है सिहावा परगना, कौन सा परगना? सिहावा परगना जो है बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता था, वो किसको देना पड़ा? मराठाओं को देना पड़ा, है ना। सिहावा परगना जो है किसको देना पड़ा? मराठाओं को देना पड़ा। क्लियर है। तो महिपाल देव ने टपोली देना बंद कर दिया, जिसके कारण सेनापति रामचंद्र बाग ने उसके ऊपर आक्रमण किया, वो पराजित हो गया और बदले में उसको क्या देना पड़ा? टपोली के साथ साथ अब सिहावा परगना भी उसको देना पड़ा। क्लियर है। इसी समय 1830 में मराठा जो है अप्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के अधीन हो गए। मराठा जो है किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के अधीन हो गए। मराठा किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। और अंग्रेजों के अधीन है कौन? मराठा। और मराठाओं के अधीन है कौन? बस्तर। ठीक है, मराठों के अधीन कौन है? बस्तर। तो इस तरह ये बस्तर भी किसके अधीन हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से मराठाओं अंग्रेजों के अधीन हो गया। देखो ध्यान से, मराठाओं के अधीन कौन है? बस्तर। अब मराठा जो है किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो इस तरह बस्तर भी किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के अधीन हो गए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। कैसे था? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अभी भी मराठाओं का राजा था और मराठाओं के राजा के साथ संधि करके उनको अधीन कर चुके थे। क्लियर है। अभी मराठाओं का राजा रघुजी तृतीय बच्चा था, इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि जब तक वो बड़ा नहीं हो सकता तब तक शासन हम संभालेंगे। इस तरह से मराठा जो है अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गए और मराठाओं के अधीन बस्तर था, इसलिए अब बस्तर क्षेत्र भी क्या हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसीलिए इस महिपाल देव को पहला अप्रत्यक्ष शासक माना जाता है अंग्रेजों के अधीन। तो अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष शासन काल में शासन में पहला शासक था कौन? महिपाल देव। पहला शासक कौन था? महिपाल देव। ये बातें हमको याद रखनी है। और इसी महिपाल देव के समय अब जो है अंग्रेजों का आना जाना चालू होगा बस्तर में, है ना। अंग्रेज लोग जो है यहाँ पर हस्तक्षेप करना चालू करेंगे, मराठाओं के जरिए चालू करेंगे। तो इसी कारण से इस महिपाल देव के समय बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था परलकोट विद्रोह। तो परलकोट विद्रोह ये 1825 में किसके समय हुआ था? इसी राजा महिपाल देव के समय हुआ था। क्लियर है। तो राजा महिपाल देव के समय क्या क्या घटना हुई? इसने टपोली देना बंद कर दिया। सेनापति रामचंद्र बाग ने इसके ऊपर आक्रमण किया और वो हार गया, तो टपोली भी दिया और बदले में उसको क्या देना पड़ा? सिहावा परगना भी देना पड़ा। 1830 में जब मराठा अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गए? अधीन हो गए, तो इसलिए बस्तर भी क्या हो गया? अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष रूप से अधीन हो गया और यही महिपाल देव बन गया अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष शासन काल में पहला शासक। ठीक है। और इसी महिपाल देव के समय 1825 में हुआ था क्या? परलकोट विद्रोह। और इस महिपाल देव के बाद राजा बना उसका बेटा भूपाल देव। और भूपाल देव ने
1842 से लेके 1853 ईस्वी तक शासन किया। 1842 से लेके 1853 ईस्वी तक शासन किया और इसके ऊपर भोपाल देव के ऊपर जो है नरबलि प्रथा का आरोप लगाया था अंग्रेजों ने। नरबलि प्रथा का आरोप, नरबलि प्रथा का आरोप लगाकर अभियोग चलाया था। ठीक है, तो किस राजा के ऊपर नरबलि प्रथा का आरोप लगाकर अभियोग चलाया गया था? तो राजा कौन था? भोपाल देव। और इसी भोपाल देव के समय हुआ था प्रसिद्ध मेदिया विद्रोह, मेदिया विद्रोह, और एक हुआ था तारापुर विद्रोह। तो मेदिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह किस राजा के समय हुआ था? तो ये दोनों विद्रोह हुआ था किसके समय? भोपाल देव के समय। क्लियर है? तो भोपाल देव के समय ये दो ही लाइन आपको जाननी है कि भोपाल देव और राजा जिसके ऊपर अंग्रेजों ने नरबलि प्रथा का आरोप लगाकर अभियोग चलाया था, और इसी के समय 1842 में मेदिया विद्रोह क्या हुआ था? तारापुर विद्रोह हुआ था। इस भोपाल देव के बाद अगला राजा जो है इसका बेटा बनेगा जिसका नाम था भैरम देव। तो अगला राजा हम पढ़ेंगे कौन? भैरम देव। ठीक है, इस भैरम देव के समय जो है 1853 में राजा बनेगा भैरम देव, और भैरम देव के राजा बनने के एक साल बाद भैरम देव ये राजा बनेगा था 1853 में राजा बनेगा, है ना, और 1891 तक शासन करेगा। तब तक 1891 तक ये शासन करेगा। इसी के शासन काल के समय 1854 में जो मराठा शासक था रघुजीत तृतीय, उसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है और पूरा मराठा साम्राज्य जो है अंग्रेजों के क्या हो जाता है? साम्राज्य में चला जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में चला जाता है। यानी अब जो मराठा साम्राज्य था वहां पर प्रत्यक्ष शासन आ गया किसका? ब्रिटिश का। अब देखो ब्रिटिश का प्रत्यक्ष से क्या गया? शासन आ गया, प्रत्यक्ष शासन। ठीक है, इसके शासन में मराठाओं के, और बस्तर किसके अधीन था? मराठाओं के अधीन था। तो अब जो है बस्तर जो है वो किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। और यही भैरम देव जो है वो पहला क्या बनेगा? शासक बनेगा, है ना। प्रत्यक्ष शासन काल में पहला अधीन शासक कौन बनेगा? भैरम देव। ठीक है, अंग्रेजों के अधीन पहला काकती शासक कौन बनेगा? भैरम देव। और अप्रत्यक्ष रूप से कौन बनेगा? महिपाल देव। दोनों अच्छे से याद रखेंगे। अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन काल में, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जब ब्रिटिश लोगों ने शासन चालू किया बस्तर क्षेत्र में, तब पहला राजा कौन था? महिपाल देव। और जब ब्रिटिश का बस्तर में प्रत्यक्ष शासन आया तो पहला काकती राजा कौन होगा? भैरम देव। क्लियर है? और यही भैरम देव के समय 1856 में पहला अंग्रेज था कौन? चार्ल्स सी इलियट, जिसने बस्तर में प्रवेश किया। चार्ल्स सी इलियट ये पहला था जिसने बस्तर पे क्या किया था? प्रवेश किया था, बस्तर में प्रवेश किया था। तो पहला अंग्रेज कौन था जिसने बस्तर में प्रवेश किया था? तो कौन था? चार्ल्स सी इलियट। और किस राजा के समय? राजा भैरम देव के समय। और यही भैरम देव जो है वो अंग्रेजों के अधीन क्या हुआ? पहला शासक हुआ। ठीक है, इस राजा भैरम देव के समय विद्रोह हुआ था, बहुत सारा विद्रोह हुआ था। एक था आपका लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, और एक हुआ था मुड़िया विद्रोह। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह ये जनता के द्वारा किया गया। इसके अलावा इनकी दो पत्नी, एक का नाम था जुगराज कुंवर, और एक का नाम था स्वर्ण कुंवर। ठीक है, स्वर्ण कुंवर, जिसको रानी चोरिस भी कहा जाता है, रानी चोरिस। ठीक, ये दो रानी थी, पहली पत्नी और ये दूसरी पत्नी। इसके अलावा एक मुस्लिम महिला नवाबाई से इनका क्या था? नाजायज संबंध था। राजा का नाजायज संबंध था किससे? मुस्लिम महिला नवाबाई से। और इसी के संबंध होने के कारण ये जो रानी थी स्वर्ण कुंवर, जिसको हम लोग रानी चोरिस के नाम से जानते हैं, इसने भी राजा के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसीलिए रानी चोरिस या स्वर्ण कुंवर को छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोहिणी।
तो छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोही किसे कहते हैं? रानी चोरिस्को, जिसका ओरिजिनल क्या है? जिसका ओरिजिनल नाम है रानी स्वर्णकुंवर। क्लियर है? तो इस तरह इसके शासन काल में, राजा भैरमदेव के शासन काल में लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुंजा विद्रोह हुआ। इसके अलावा उसकी रानी थी स्वर्णकुंवर, उसने भी विद्रोह कर दिया। इसीलिए इसके काल को विद्रोह का काल कहा जाता है, विद्रोह का काल कहा जाता है। क्लियर है? तो किस राजा के काल को विद्रोह का काल कहा जाता है? तो है राजा भैरमदेव के काल। क्लियर है? तो इस तरह राजा भैरमदेव ने जैसे तैसे अपना शासन कंप्लीट किया और इसके बाद इसका बेटा रुद्र प्रताप देव राजा बन गया। इसका बेटा रुद्र प्रताप देव राजा बन गया। और राजा जो था रुद्र प्रताप देव, ये वही राजा है जिसने रायपुर के राजकुमार कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया। क्लियर है? तो अगला राजा कौन बन गया? रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव। और ये राजा कब बना? 1891 में। राजा रहेगा कब तक? 1921 ईस्वी तक राजा रहेगा रुद्र प्रताप देव। और ये रुद्र प्रताप देव वही राजा है जिसने रायपुर के राजकुमार कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया। राजकुमार कॉलेज में क्या किया? शिक्षा ग्रहण किया। राजकुमार कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया। ये वही राजा है जिसने जगदलपुर को चौराहों का शहर बसाया। चौराहों का शहर। तो जगदलपुर को चौराहों का शहर बसाने वाला राजा कौन है? रुद्र प्रताप देव। और ये रुद्र प्रताप देव जो है ये जनता का नहीं, किसका फेवर लेता था? अंग्रेजों का फेवर लेता था। इसलिए जब अंग्रेजों का एक यूरोपीय युद्ध हुआ, यूरोपीय युद्ध हुआ था, इस यूरोपीय युद्ध में इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। राजा रुद्र प्रताप देव ने यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। और इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इस रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? सेंट ऑफ जेरूसलेम। जेरूसलेम। तो सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि किस राजा को मिला था अंग्रेजों के द्वारा? तो रुद्र प्रताप देव को मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि उसने यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों का क्या किया था? सहायता किया था। ठीक है? और इसी के समय जो है 1910 में बस्तर का प्रसिद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमकाल विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमकाल विद्रोह हुआ था। और इसी राजा रुद्र प्रताप देव के समय बस्तर में स्त्रियों की खरीदी बिक्री से संबंधित एक प्रथा चलती थी जिसका नाम था भेंटी पोनी की प्रथा। भेंटी पोनी की प्रथा। भेंटी पोनी प्रथा। तो भेंटी पोनी प्रथा जो है किस राजा के समय चलता था? तो राजा रुद्र प्रताप देव के समय चलता था। क्लियर है? इस राजा रुद्र प्रताप देव का कोई भी बेटा नहीं था। राजा रुद्र प्रताप देव का कोई बेटा नहीं था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो कोई बेटा नहीं था, इसलिए अपनी बेटी को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और राजा रुद्र प्रताप देव के समय राजा रुद्र प्रताप देव के बाद 1921 में इस बस्तर क्षेत्र का शासक या शासिका बन गई कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी, जिसने 1936 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। 1936 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। और इस तरह ये बन गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका या एकमात्र महिला शासिका कौन है? प्रफुल्ल कुमारी देवी। इसने मयूरभंज के राजकुमार प्रफुल्ल चंद्र भजदेव से क्या किया? विवाह किया। ठीक है? इनका भी नाम क्या है? प्रफुल्ल कुमारी देवी। और इनके हस्बैंड का भी नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र भजदेव। ठीक है? इनसे इनका विवाह हुआ। इनको एक बीमारी हो गई जिसका नाम था अपेंडिसाइटिस। बीमारी का नाम क्या था? अपेंडिसाइटिस। इसकी बीमारी हो गई इसको। अब इसी का इलाज कराने के लिए 1936 में कहाँ गई? लंदन गई। और वही लंदन में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ की पहली या एकमात्र महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी, जिसका 1936 में अपेंडिसाइटिस बीमारी के कारण लंदन में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसका बेटा प्रवीण चंद्र भजदेव, क्या नाम था? प्रवीण चंद्र भजदेव। ये शासक बना 1936 से लेकर आजादी तक 1947 तक ये क्या रहा? राजा रहा। ये क्या था?
बस्तर के काकतीय वंश का अंतिम राजा था, अंतिम शासक था। इसलिए अंतिम शासक है क्योंकि इसी के समय भारत क्या हो गया, आजाद हो गया और बस्तर रियासत, राजपाट पूरा खत्म हो गया और बस्तर रियासत को कहां शामिल कर दिया गया, भारत संघ में शामिल कर दिया गया। रियासत खत्म हो गया, राजपाट खत्म हो गया। तो इस तरह यही परमेश्वर ध्वजदेव जो है इस काकतीय वंश का क्या है, अंतिम राजा है। ये उस क्षेत्र में विधायक है, लेकिन 1966 गोलीकांड में इसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1966 गोलीकांड में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु, गोलीकांड में मृत्यु हुई थी। 1966 गोलीकांड में मृत्यु हुई थी, लेकिन आज भी इसके वंशज जीवित है। इस प्रवीण चंद्र भजदेव के बाद उसका बेटा हुआ विजय चंद्र भजदेव, उसका बेटा हुआ भरत चंद्र भजदेव और आज उसका बेटा कौन है, कमल चंद्र भजदेव। क्लियर है। तो ये ऐसा काकतीय वंश जिसको हमने 1324 तक पढ़ना चालू किया और आज है 2024 है ना। 1324 से 2024 तक हमने काकतीय वंश के सारे राजा और उसके वंशज को क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है। तो इस तरह बस्तर में ये काकतीय वंश का इतिहास पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन हमने देखा कि बस्तर के जब इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इन राजाओं के समय क्या हुआ है, ये विद्रोह हुआ है। इन विद्रोह को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।